हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका चौथा चैप्टर जो आपकी बुक का है, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर को करने से पहले हम एक बार पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज की शुरुआत करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या था, ऋण के स्रोत कौन कौन से होते हैं और उनमें अंतर हमने जाना था कि जो ऋण के स्रोत हैं उनमें अंतर क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए मुख्य स्रोत हैं ऋण के, वो कौन कौन से होते हैं। इसी तरीके से शहरी लोगों के लिए ऋण के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो किस स्रोत से ज़्यादातर लोन अपना ले पाते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं और वो एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं, अपने मेंबर्स की सहायता कैसे करते हैं। तो इसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। आज हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जो पॉइंट्स करेंगे उनका ब्यौरा मैं आपको दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू कि आज हम क्या क्या करेंगे। पहला पॉइंट हम समझेंगे आज इन्वेस्टमेंट क्या होती है या निवेश क्या होता है। दूसरा, प्रोडक्शन या उत्पादन क्या होता है। तीसरा, एक्सपोर्ट या निर्यात क्या होता है। और चौथा, इंपोर्ट या आयात क्या होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री यानी कि अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है। और लास्ट हम देखेंगे एमएनसीज के बारे में कि एमएनसीज किसे कहते हैं, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहले हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट या निवेश का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो प्रोड्यूसर करता है अपने प्रॉफिट को अर्जित करने के लिए, यानी कि लाभ को कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी खर्चा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब खर्चे दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो सपोज कीजिए मैं हूँ या कोई प्रोड्यूसर है, वो किसी चीज़ जूतों का प्रोडक्शन करता है सपोज कीजिए। तो जूतों को प्रोडक्शन करने के लिए उसने एक मशीन खरीदी जो क्या है 1 लाख रुपए की आई, और एक मशीन उसने खरीदी सिलाई मशीन अपने घर के लिए। उसकी वाइफ को ज़रूरत होगी तो उसने एक सिलाई मशीन घर में यूज़ करने के उद्देश्य से खरीदी। तो जो सिलाई मशीन खरीदी है वो उस प्रोड्यूसर ने अपने व्यवसाय को करने के लिए नहीं खरीदी, वो घरेलू आवश्यकताओं के कारण खरीदी है। उसको वो दोबारा बेचेगा नहीं खरीद कर, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट वाला एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक। लेकिन जो उसने मशीन जूते बनाने के लिए ख़रीदी है उस मशीन को हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि वो उस मशीन से जूतों की बनाई तैयार करेगा, जूते जब तैयार करेगा और उनको बेचकर प्रॉफिट अर्न करेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक ऐसा खर्चा होता है जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है। कोई भी ऐसा खर्चा जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है वो इन्वेस्टमेंट या निवेश नहीं कहलाता। अब इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे होंगे कि इससे आय का सर्जन होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी इन्वेस्ट करता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, मशीन वगैरह ख़रीदता है, तो उससे वो क्या करेगा, बिजनेस करेगा और अपने प्रॉफिट को अर्न करेगा। तो ये प्रॉफिट अर्न करना ही क्या है, आय का सर्जन है। इसी तरीके से जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा इकोनॉमी में तो जो हमारे डोमेस्टिक सकल घरेलू उत्पाद जो है वो उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि आर्थिक ग्रोथ होगी, यानी कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। ओबियसली जब ज़्यादातर लोग प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन हमारे देश में ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, हमारे जीडीपी बढ़ जाएगा। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, रोज़गार का सृजन होगा। जब कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो अपने प्रोडक्शन करने में के लिए विभिन्न लोगों को जो योग्य हैं उस किसी पद के लिए उनको हायर करेगा और उनको सैलरी भी देगा प्रोडक्शन कराने के लिए। तो जो लोग प्रोडक्शन में लगेंगे उनको भी आय सर्जन होगी और उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट क्या करता है, जीडीपी बढ़ाने के अलावा या आय के सर्जन के अलावा रोज़गार में वृद्धि भी करता है। इसी तरीके से जब सब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो सभी लोग कमाएंगे पैसा, और जब सब लोग पैसा ज़्यादा कमाने शुरू कर देंगे तो हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है या प्रति व्यक्ति आय है वो भी बढ़ जाएगी।
और जब हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमारे देश में जो इनइक्वलिटी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, वो भी कम होगी। आप जानते हैं हमारा देश एक विकासशील देश है और यहाँ ज़्यादातर जो पैसा है वो कुल गिने चुने आदमियों के पास है, बाकी लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। यानी कि अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस खाई को ख़त्म करने के लिए, इस गैप को पाटने के लिए हमें अलग अलग लाइन में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जब हम अलग अलग लाइन में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो जो इनकम इनइक्वलिटी जो है हमारे देश में, इनकम का जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या आय का असमान वितरण है, उसकी समस्या से हम निकल पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट कई तरीके से हमारी मदद करता है आर्थिक समृद्धि में। तो ये हुई इन्वेस्टमेंट की बात। अब देखते हैं दूसरा है आपका प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। तो प्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम उत्पाद को उत्पादित करते हैं। अब उत्पाद क्या है? उत्पाद कोई भी ऐसी वस्तु भी हो सकती है, कोई भी ऐसी सेवा भी हो सकती है जिसको हम पैदा कर रहे हैं, जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे जूता अगर हम बना रहे हैं तो जूता क्या है? हमारा एक प्रोडक्ट है। इसी तरीके से अगर हम किसी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ले जाना चाहते हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की और व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हमें दे रहा है वो भी क्या है? प्रोडक्शन है, वो सर्विस का प्रोडक्शन है। तो ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं जो हैं वो भी प्रोडक्शन में ही आती हैं। तो कोई भी वस्तु हो या सेवा हो जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारा प्रोडक्शन में आ जाते हैं। और उन सबको जिन चीज़ों को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। इसके बाद है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? देखो, जब हम बिज़नेस करते हैं तो जाहिर सी बात है हम कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं कच्चे माल के रूप में और उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर हम बेचते हैं। अब बेचते कैसे हैं? इस बेचने के दो तरीके हैं। एक तो हम घर में बेच सकते हैं, अब घर में मतलब अपने ही देश में। दूसरा, अगर हमारे पास प्रोडक्शन इतना है, प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा है जिसके आधार पर हम घर की अपने डोमेस्टिक कंट्री की आवश्यकताओं को भी पूर्ति कर सकते हैं और उसके अलावा भी हम पे अगर कोई माल बच गया तो उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट क्या होता है? एक तरीके से जब प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचते हैं, जब उत्पादक अपने उत्पाद को अपने देश में बेचकर या बेचने के बाद जैसे भी किसी भी तरीके से अगर वो अन्य देशों को भी बेच रहे हैं तो ये जो अन्य देशों को प्रोडक्ट बेचना है यही हमारा एक्सपोर्ट कहलाता है। यानी कि निर्यात क्या होता है या एक्सपोर्ट क्या होता है? अपनी वस्तुओं और सेवाओं को, या जब कोई देश अपने घर में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को विदेशों में बेचता है तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। यानी कि ऐसी सेल जो हमने फॉरेन को की है, फॉरेन कंट्रीज़ को की है, तो ऐसी सेल क्या कहलाएगी? एक्सपोर्ट कहलाएगी। एक्सपोर्ट के भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है, जो विदेशी मुद्रा है, वो आएगी। जाहिर सी बात है, जब हम प्रोडक्शन को विदेश में बेचेंगे तो हम जिस कंट्री में भी बेच रहे हैं उस प्रोडक्शन की जो उस कंट्री की जो करेंसी है वो हमारे पास आएगी और हमारे पास क्या होगा? विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसके अलावा हमारी नेशनल इनकम में वृद्धि होगी, क्योंकि जो जीडीपी से फिर घर तक रिलेटेड है। डोमेस्टिक जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर भी सेल कर रहे हैं तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी आय बढ़ेगी और आय बढ़ने की वजह से हमारी नेशनल इनकम में वृद्धि होगी। इसी तरीके से दूसरा फ़ायदा एक्सपोर्ट का ये हो सकता है कि एक्सपोर्ट करने से एक्सपोर्ट हम कब करेंगे? जब हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो जब हमें हमारे देश की आवश्यकता से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तभी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ओब्वियसली तो हमें ज़्यादा लोगों को उत्पादन में लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा लोगों को उत्पादन में लगाएंगे तो हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा और जब उनको रोज़गार मिलेगा तो उनको तनख्वाह भी मिलेगी और जब तनख्वाह मिलेगी तो उस तनख्वाह से क्या होगी? जो गरीबी है हमारे देश की वो कम होगी। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आगे है इंपोर्ट।
इंपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट का उल्टा है। यानी कि जब हम विदेश में अपने वस्तु और सेवाओं को बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है, और जब हम विदेश से वस्तुओं और सेवाओं को अपने देश में लाते हैं खरीद कर तो उसको इम्पोर्ट कहते हैं या आयात कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आयात के भी क्या कुछ बेनिफिट हो सकते हैं? तो इसके कुछ बेनिफिट भी हैं और इसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो थोड़े से इनके बेनिफिट और नुकसानात देख लेते हैं। पहले हम फ़ायदों की बात करेंगे। तो फ़ायदा क्या है? जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास विदेशी टेक्नोलॉजी आती है। मिसाल के तौर पे अगर हम विदेशी मशीनों को खरीदते हैं जो हमारे देश में नहीं बन पाती, और उन मशीनों को हम अपने प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, तो हमारे प्रोडक्शन की जो लागत है वो कम हो जाती है। वो लागत क्यों कम हो पाई? क्योंकि जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इम्पोर्टेड है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी टेक्नोलॉजी भी हम यूज़ कर रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी को हम खरीद कर अपने देश में ले आए और हम उससे अब लाभ कमा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? इंपोर्ट फ़ायदा करता है। यानी कि इंपोर्ट क्या करता है? जो विदेशी तकनीक है उसको हमारे देश में लाने का काम करता है। दूसरा फ़ायदा हो सकता है कि जब हमारे देश में इंपोर्ट किया जाएगा दूसरी वस्तुओं को, तो हमारे जो देश के कंज्यूमर हैं उनके लिए सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी हो जाएगी। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स उनके लिए अवेलेबल होंगे, जिसमें से वो ऐसे प्रोडक्ट की खोज करेंगे जो सस्ता भी हो और जिसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। यानी कि कुल मिला के कंज्यूमर जो है हमारे देश के, उनको वस्तु के चयन का ऑप्शन मिल जाएगा और वो अपनी आवश्यकताओं को अच्छी तरीके से संतुष्ट कर पाएंगे और कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को ले पाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं हानियों की बात करूं, तो हानियां क्या या लॉसेज या डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इंपोर्ट के? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे देश में से जो फॉरेन करेंसी है वो, यानी जो विदेशी मुद्रा है, वो दूसरे देश में चली जाती है, जिससे हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं उनमें कमी आती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो विदेशी मुद्रा का जो आउटफ्लो हो रहा है, जो बाह्य प्रवाह हो रहा है, यानी कि हमारे देश से जो आयात की वजह से विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है, दूसरे देशों में चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडारों में कमी आ जाती है। इसके बाद दूसरा नुकसान हो सकता है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकसित देश हैं, उनके यहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है हमारे प्रोडक्ट की तुलना में। तो जब हम विदेशी प्रोडक्ट को ख़रीद के अपने देश में बेचते हैं तो जो हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स हैं, जो घरेलू निवेशक हैं या उत्पादक हैं, उनको बहुत ज़्यादा कठिन कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो व्यवसाय है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो प्रतियोगिता बढ़ने की वजह से जो घरेलू उत्पादक होते हैं या जो घरेलू निवेशक होते हैं या जो घरेलू विक्रेता होते हैं, उनके प्रोडक्ट के दाम गिरने शुरू हो जाते हैं और उनकी जो लाभप्रदता है वो कम होती है, जिसकी वजह से उनकी आय का सर्जन कम होने लगता है। तो ये इंपोर्ट के कुछ नुकसान थे। अब हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट तो हो गया लाभ के उद्देश्य से खर्चा करना, यानी कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमने इसलिए किया है कि हम भविष्य में उससे कोई प्रॉफिट कमा सकें, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब अगर वो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में किसी ने किया है और वो जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जो इन्वेस्टर है, वो हमारे देश का नहीं है बल्कि वो फॉरेन कंट्री का है, वो विदेशी है, तो विदेशी लोगों द्वारा जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसका एक ताज़ा एग्जांपल है एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने नाम सुना होगा, काफ़ी प्रचलित है और हमारे देश में इस समय जो दौर चल रहा है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? विदेशी लोगों द्वारा हमारे देश में सीधे प्रत्यक्ष निवेश करना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के क्या बेनिफिट हो सकते हैं? जैसे इन्वेस्टमेंट के कुछ बेनिफिट थे, वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी कुछ बेनिफिट होंगे। जैसे कुछ लाभ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ये हो सकते हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जब होगा, जब हमारे देश में विदेशी निवेश आएगा, तो
हमें रोज़गार मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उनमें हमें रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलने की वजह से हमारी जो आय है उसमें वृद्धि होगी और हमारी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, जिससे हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जब विदेशी लोग हमारे देश में निवेश करेंगे तो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी, यानी कि जो हमारे देश में विदेशी मुद्रा के भंडार हैं उनमें वृद्धि होगी। तो इस तरीके से विदेशी मुद्रा का सृजन भी हम कर पाएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू। दूसरा, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई करेगी कंपनी हमारे देश में, फॉरेन कंट्री जब हमारे देश में अपनी यूनिट स्थापित करेगी, अपनी कंपनियों की शाखाएं स्थापित करेंगी, तो वो क्या करेंगी, उस टेक्निक का यूज करेंगी जो उनके देश में यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में किया जाता है। जब वो उस टेक्निक को हमारे देश में यूज़ करेगी तो एक तरीके से उस नई तकनीक का आवागमन हमारे देश में भी हो जाएगा, जिसका फ़ायदा ना सिर्फ हमारे देश के प्रोड्यूसर्स को होगा, बल्कि हमारे देश के जो कंज्यूमर हैं उनको भी उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उनको चीज़ें पहले से सस्ती मिलेंगी और पहले से उनकी गुणवत्ता भी बेहतर हो पाएगी। तो इस तरीके से तकनीक का आवागमन भी क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक फ़ायदा है। इसके अलावा जैसा मैंने अभी बताया कि जब विदेशी तकनीक का यूज़ किया जाएगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं उनका यूज़ किया जाएगा प्रोडक्शन में, तो जो हमारी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता बेहतर हो पाएगी। इस तरीके से जो हमारे कंज्यूमर है हमारे देश के, उनकी जो आवश्यकता की संतुष्टि है वो अच्छे से हो पाएगी। इसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़कें हैं, बिल्डिंग हैं, ऑफिसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इन चीज़ों में भी जब विदेशी निवेश आएगा तो इनका जो हमारा आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसमें भी विकास आएगा। क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ इस देश में स्थापित करने लगते हैं जिन चीज़ों के माध्यम से उन्हें व्यवसाय करने में आसानी हो और उनका व्यवसाय बढ़ सके। तो फॉरेन जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, उसमें सुधार होता है। एक और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो है जब कोई विदेशी निवेश हमारे देश में इन्वेस्ट करता है और अपना पैसा लगाता है तो वो आय का सृजन करता है, यानी कि हमारे देश से वो प्रॉफिट कमाता है। जब वो हमारे देश से प्रॉफिट कमाता है तो हमारे देश की गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। जब हमारे देश की गवर्नमेंट विदेशी लोगों की इनकम पर टैक्स लगाती है तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है, जो टैक्सेशन इनकम है गवर्नमेंट की टैक्सेशन इनकम है वो बढ़ जाती है, और वो जो पैसा है वो हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उनके आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया जाता है, उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लगाया जाता है। तो इस तरीके से एक गवर्नमेंट को इनकम का सोर्स मिल जाता है टैक्सेशन के आधार पर। तो ये कुछ फ़ायदे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। हानि यही हो सकती है कि जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आएगा तो हमारे देश के जो उत्पादक हैं उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं है जो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, विदेशी डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं। इसलिए हमारे देश के जो उत्पादक हैं उनको अपनी वस्तुओं को बेचने में परेशानी होगी, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो डेवलप्ड नेशन की तुलना में ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो एक ये सबसे बड़ा नुकसान होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ या अंतर्देशीय उत्पादन। तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ का मतलब है हर देश अपनी अपनी सीमाओं के अंदर किसी न किसी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन कर रहा है, जिनका कंजप्शन कौन कर रहे हैं, उस देश के लोग कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अंतर्देशीय प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस इस वजह से हो जाता है कि हर क्षेत्र जो हर देश है उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो समान नहीं है। किसी देश में पानी की सीमाएं हैं, सामुद्रिक सीमाएं हैं, जिससे वो जो पानी से जो प्रोडक्ट बनते हैं, मछलियाँ वगैरह, मांस वगैरह मछलियों का, उसको वो उससे व्यवसाय कर पाते हैं और लाभ उठा पाते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में क्या है, तेल के कुएँ हैं, तो उन कंट्रीज़ को नेचर ने तेल के कुओं का
वरदान दिया है तो वो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई करते हैं। इसी तरीके से कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें लेबर ज़्यादा है तो वो देश पूरी दुनिया को लेबर सप्लाई करती है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि हर देश को प्रकृति ने किसी न किसी रूप में अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं। तो उन नेचुरल रिसोर्सेज का आधार करके हर देश अपने प्रोडक्शन को कर पाता है, और जिस देश को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है वो उसी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में सेंड कर देते हैं और उनको बेचते हैं। तो इस तरीके से जिस राष्ट्र में या जिस देश में जो भी रिसोर्सेज नहीं होते, जो भी प्रोडक्ट नहीं बन पाते, उनका वो इंपोर्ट करके या ये एक्सपोर्ट करके एक दूसरे की ज़रूरत को वो पूरा करते हैं, और हर देश में सभी वस्तुओं का प्रवाह होने लगता है। तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज क्या है? एक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डन बाय ऑल कंट्रीज विद इन देयर बाउंड्रीज, यानी कि अपने देश की सीमाओं के अंदर जब कंपनियां या उत्पादक उत्पादन करते हैं तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। आगे है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनी का जहाँ तक मतलब है, ये जैसे नाम से पता चल रहा है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, बहुत सारे, नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, और कंपनी मतलब कंपनी। तो ऐसी कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल पर व्यवसाय करती है, बहुत सारे देशों में व्यवसाय करती है, उस कंपनी को हम एमएनसीज कहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो आइए इसके बेनिफिट, इसकी परिभाषा देखते हैं। इट इज़ ए कंपनी दैट इज़ डूइंग इट्स बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री एंड अर्निंग प्रॉफिट। इट ओन्स एंड कंट्रोल्स इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि ऐसी कंपनियां जो अपने व्यवसाय को एक देश से ज़्यादा देशों में कर रही हैं, और एक देश से ज़्यादा देशों में उनकी ब्रांच हैं जिनके वो खुद मालिक हैं, जिनके वो खुद कंट्रोलर हैं। तो ऐसी जो कंपनियां हैं जो एक से ज़्यादा देशों में विश्व में व्यवसाय कर रही हैं, और कई देशों में उनकी मालिकाना हक समेत व्यावसायिक इकाइयां हैं, तो ऐसी कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अब हम देखेंगे जो फीचर्स क्या होती हैं एमएनसीज़ की, यानी कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि एमएनसीज़ की कोई कंपनी या कोई एक्टिविटी एमएनसीज़ द्वारा की गई है। तो एमएनसी की कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है लार्ज प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे कि हमने बात की, क्योंकि एमएनसीज़ क्या हैं, वो कंपनियां हैं जो एक से ज़्यादा देशों में काम करती हैं। अब जब वो एक से ज़्यादा देशों में काम करती हैं, व्यवसाय करती हैं, तो इसका मतलब वो एक से ज़्यादा देशों की लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रही हैं। और जब वो एक देश से ज़्यादा देशों के लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, तो उनको प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा नेशन होंगे जिसमें वो व्यवसाय कर रही है कंपनी, तो उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन उसको करना पड़ेगा। तो एक फीचर क्या है, एमएनसी बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करती है, इसका जो प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है। तो लार्ज प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड एक अच्छी और ख़ास विशेषता है एमएनसीज़ की, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। दूसरी विशेषता है ह्यूज सेल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जो एमएनसीज़ होती हैं जब पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्शन करती हैं वस्तुओं और सेवाओं का, तो वो क्या करती हैं, उस पूरी दुनिया में ही उस प्रोडक्ट को सेल भी करती हैं। तो इनकी जो सेल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो सेल है पूरी दुनिया में फैली होती है, और ये करोड़ों अरबों रुपए की सेल एक साल में करते हैं। तो ह्यूज सेल्स अक्रॉस द वर्ल्ड भी एक फीचर है एमएनसीज़ की। तीसरी विशेषता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन करती हैं, और जब ये बड़े लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन करती हैं तो ये रॉ मटेरियल को, लेबर को, टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में खरीदती हैं। और जब ये बल्क क्वांटिटी में सामान को खरीदती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामानों को, रॉ मटेरियल को खरीदती हैं, तो इनको जो है वो सामान सस्ता पड़ता है, जिसकी वजह से इन्हें
लाखों करोड़ों की बचत उन्हें रॉ मटेरियल की खरीद पर ही हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी कि जब वो बड़े पैमाने पर काम करती हैं तो वो उनको ज़्यादा इकट्ठा माल खरीदना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए, और उस ज़्यादा इकट्ठा माल खरीदने की वजह से इनको कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ये कीमत भी प्रोडक्ट की कम रख पाते हैं और अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी लागत को भी कम कर पाते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है एक बड़ी फीचर है एमएनसीज की। अगला है एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि ये बड़े बड़ी एमएनसीज हैं वो क्या करती हैं, एक से ज़्यादा देश में व्यवसाय करती हैं और प्रोडक्शन करती हैं। जब वो एक से ज़्यादा देशों में प्रोडक्शन करेंगी तो जाहिर सी बात है उस देश के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि उस देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आदमियों की तो ज़रूरत होगी ही। तो इस तरीके से जो संबंधित देश है उसके लोगों को एमएनसीज के थ्रू रोज़गार भी मिलता है। तो एक तरीके से एक बड़ी फीचर एमएनसीज की ये भी है कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। अगला है प्रमोट न्यू टेक्नोलॉजीज़। जैसा कि हम जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करती हैं और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की उनको यूज़ करती है। जब ये एडवांस टेक्नोलॉजी को सारे देश में यूज़ करती है तो उस टेक्नोलॉजी का प्रसार होता है सारी दुनिया में। जब उस टेक्नोलॉजी का प्रसार होता है तो क्या होता है, जो पूरा इंटरनेशनल लेवल पर जो बिजनेस है उसकी कॉस्ट गिरती है और जो इंटरनेशनल लेवल पर वस्तुओं और सेवाओं की जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है और उनकी क्वालिटी में भी वृद्धि होती है। तो एक तरीके से ये क्या करते हैं, जो विदेशी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकसित कंट्रीज़ हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाती हैं, जिससे जो उत्पादकों को और उपभोक्ताओं को, पूरी दुनिया के उत्पादकों और उपभोक्ताओं को लाभ होता है। अगला है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनके पास जो है एमएनसीज के पास इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, ऐसी मशीन होती हैं जिसके कारण वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या नॉन नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन कर पाती हैं। क्योंकि इनका जो इनका जो प्रोडक्शन का लेवल होता है वो बहुत ही व्यापक स्तर पर होता है, जिस कारण से जिस मटेरियल को ये यूज़ करती हैं, जिन रिसोर्सेज को ये यूज़ करती हैं, अपनी कैपेसिटी बड़ी होने की वजह से ये उन रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर पाती हैं और एक सीमित रिसोर्सेज से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाती हैं। लास्ट है लार्ज प्रॉफिट अर्निंग। जब जाहिर सी बात है जो मल्टीनेशनल कंपनी पूरी दुनिया में व्यवसाय कर रही है तो ऑब्वियसली उसके प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होंगे। तो ये पूरी दुनिया में अपनी सेल करती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की और अपनी सेवाएं प्रोवाइड करती है, जिस कारण ये पूरी दुनिया में हर देश से अपने प्रॉफिट को अर्न करती हैं। और इनका जो प्रॉफिट अर्न होता है वो करोड़ों और अरबों में एक साल में होता है। तो एक तरीके से जो लार्ज अर्निंग है वो भी एमएनसीज की एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी फीचर्स हैं। तो ये थी फीचर्स ऑफ एमएनसीज। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होगा। इसके बाद हम करेंगे इसी चैप्टर के आगे की बात, जिसमें हम समझेंगे मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।